हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे फिश सीड प्रोडक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं फिश सीड्स, क्या काम होता है, कैसे हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज फिश सीड। फिश सीड होता क्या है? फर्टिलाइज्ड फिश एग्स आर नोन एज द फिश सीड। सीड की तरह हम किसको यूज करते हैं इसके अंदर? फर्टिलाइज्ड फिश एग्स को। इन सिंपल वर्ड्स, दे आर द बेबी फिशेज used for seeding new ponds in fishery। न्यू फिशेज के प्रोडक्शंस के लिए हम फर्टिलाइज्ड एग्स को एज ए सीड लेते हैं जो उनकी बेबी फिशेज के तरह काम करते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन 4 स्टेजेस। 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज द हैचलिंग्स। ये सभी टर्मिनोलॉजीज आगे यूज होती हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हैचलिंग्स। लार्वल स्टेजेस वेयर इट हैव yolk sac hanging below from where it drawn its nutrition for 2 to 3 days। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हैचिंग होती है, जब एग टूटता है, उससे ये ऑर्गेनिज्म निकलता है और ये नीचे एक योक सैक होता है। इसके एग के अंदर ही होता है योक, और वो योक न्यूट्रिशंस के लिए हेल्प करता है। इसको तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है जब तक ये खुद एबल नहीं हो जाता है अब बाहर से न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। इट कैन नॉट ईट। क्यों नहीं ईट कर सकता? बिकॉज इट हैज़ नॉट माउथ। इसके पास माउथ नहीं होता है। तो ये होती है हैचलिंग्स। इनको भी हम एज ए फिश सीड यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं इसकी जिसमें हम इनको यूज करते हैं। सेकेंड वन इज द स्पॉनिंग। स्पॉन में क्या आ जाता है? स्पॉन में आ जाता है जिस स्टेज के ऊपर माउथ हो जाता है, क्योंकि लास्ट स्टेज के हमने अंदर कहा था कि माउथ नहीं है, लेकिन इस स्टेज के अंदर क्या है? माउथ की फॉर्मेशन हो जाती है, माउथ बन जाता है। तब हम किसको क्या बोलते हैं? स्पॉन। नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है इसकी? स्पॉन। उससे नेक्स्ट स्टेज क्या है? फ्राई। About 2 to 3 centimeter long. Now it is can eat small size zooplankton। छोटे छोटे जूप्लैंक्टन्स को खाने के लिए क्या है? ये अब एबल है, माउथ है। 2 to सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ हो जाती है। ये होती है फ्राई। अब है फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग्स क्या जाती है? नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज नाउ बिकम ईजियर टू ट्रांसपोर्ट दिस काइंड्स ऑफ फिशेज टू द पॉन्ड्स। पॉन्ड्स के अंदर इनको ट्रांसफर करना क्या है? बहुत आसान होता है। आप इसको इजीली कैच आउट कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, तो इसलिए क्या है ये आसान होती है। और ज़्यादातर फिंगरलिंग्स या फिर फ्राई को ही क्या है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिश सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम द 3 रिसोर्सेज। कहाँ कहाँ से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं? रिवराइन, हैचरीज या फिर बंस। इन 3 जगह से हम क्या हमको ज़्यादातर प्रोडक्शंस करने के लिए फिश सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम रिवराइन रिसोर्सेज वाज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस। ज़्यादातर क्या है? फिश सीड का जो प्रोडक्शंस हैं, कलेक्शंस हैं, वो क्या है? रिवराइन से किया जाता है। दिस मेथड इज द स्ट्रेनियस एंड वी गेट ए मिक्सचर ऑफ वांटेड एंड अनवांटेड फिश सीड्स। उसके अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फिशेज होती है उस रिवर के अंदर, या फिर एक ही तरह का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या है? मिक्सिंग होती है, वो इतना ज़्यादा फेयर ही नहीं होता। हैचरीज के अंदर क्या है? हैचरीज आर द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग फिश सीड्स। उसके अंदर हम एक ही स्पीसीज को कल्चर करते हैं, उसी के एग्स होते हैं या फिर उसी के फ्राई या फिंगरलिंग्स बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या है? बंद ब्रीडिंग्स भी होती है। इज ऑल्सो ए गुड मेथड टू कलेक्ट द फिश सीड्स बाय क्रिएटिंग नेचुरल हैबिटेट। इसको हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस जो करवाते हैं उसको के अंदर बंस के अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है, आर्टिफिशियल मैनमेड की जाती है। जो हम स्पेसिफिक फिशेज लेते हैं उसी को कल्चर करवाया जाता है। Different riverine system of India display variations with regard to the distribution and abundance of their fish fauna। अलग अलग जगह क्या है? बहुत सारी अलग अलग रिवर्स के अंदर फिशेज की वैरायटी क्या है? अलग होती है। दिस इज मेनली ड्यू टू द डिफरेंट। क्यों होती है? इकोलॉजिकल कंडीशंस डिफरेंट होती है, इसलिए भी ग्रेडियंट डिफरेंट होता है, टायरन सिस्टम अलग होता है, फ्लो अलग होता है, वाटर का डेप्थ अलग होती है, वाटर के टेम्परेचर, सबस्ट्रेटा, ये सभी क्या है? अलग अलग होते हैं। तो वहाँ की इकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, और उसी की वजह से वहाँ का ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो बनते हैं। ऐसे जैसे अगर हम फिश की बात करते हैं तो वहाँ फिश कैसी होंगी, और अगर किसी प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ अलग प्लांट्स होंगे, एनिमल्स की बात करते हैं तो अलग एनिमल्स होंगे, क्योंकि वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस डिफरेंट है। नॉर्दर्न रिवर्स आर पेरिनियल। ये क्या है? सालों साल बहती रहती हैं, सीजनल नहीं होती हैं, एंड सपोर्ट रिच कमर्शियल फिशेज। इसलिए ज़्यादा अब हमेशा वहाँ वाटर रहेगा तो क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रहेंगे, तो इसीलिए क्या है? कमर्शियल फिशरीज के लिए कि लार्ज नंबर ऑफ फिशेज को वहाँ पर कैच करने के लिए वो अच्छा एक प्लेस है। एक्सेप्ट फॉर द डेल्टाई रीजन। डेल्टाई रीजन को छोड़कर फिशरीज फॉर द पेनिनसुलर रिवर इज पुअर।
बोथ इन द अपर एंड द मिडल रीचेज। डेल्टाइज रीजन में क्या होता है, वहाँ डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि रिवर जब सी के अंदर मिलती है तो सैलिनिटी और ऑल चीजें क्या है उसकी डिस्टर्ब होती हैं, तो वहाँ ऑर्गेनिजम्स क्या है डिफरेंट कंडीशंस के होते हैं। अदरवाइज सब जगह क्या है इसका प्रोडक्शन होता है। नेचुरल सीड के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मेजर क्या है रिवर सिस्टम है, और मेजर रिवर सिस्टम के अंदर भी क्या होता है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। डिफरेंट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्प्ले वेरिएशंस विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ देयर फिश। वहाँ की वेरिएशंस कैसी हैं वो डिफाइन करेंगे कि वो फिश बोना कैसा होगा। किस चीज़ों पे, वही हमने जो पहले बात की थी, इकोलॉजिकल कंडीशंस, ग्रेडियंट, टैरन, फ्लो, डेप्थ है वाटर की, टेम्परेचर है, वहाँ का सबस्ट्रेटा कैसा है, उन सब चीज़ों के ऊपर। 5 मेजर रिसोर्सेज या रिवराइन सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ के इंडिया के, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ईस्टर्न कोस्टल रिवर सिस्टम एंड द वेस्ट कोस्टल सिस्टम। यहाँ से हम क्या है सीड कल्चर या फिर सीड का कलेक्शंस जो है वो करते हैं। लेक और रिजर्वायर्स भी कुछ रोल प्ले करते हैं, तो उसमें क्या है नेचुरली फॉर्म्ड लेक्स एंड द मैन मेड रिजर्वायर्स कंस्टिट्यूट ग्रेट पोटेंशियल फिशरीज रिसोर्सेज ऑफ द इंडिया, वो भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं। एस्टिमेटेड क्या है 2.05 मिलियन हेक्टेयर इन आवर कंट्री, यहाँ से एस्टिमेटेड एरिया कल्चर किया जाता है। कौन सी लेक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, चिल्का लेक, पुलिकेट, ऊटी, कोदाइंकल, नैनीताल, लोकटक, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। कुछ रिजर्वायर्स हैं जैसे नागार्जुन है, निजाम सागर है, गोविंद सागर है, शिवाजी सागर है, तुंगभद्रा है, कृष्णा राजा सागर है, हीराकुंड है, ब्यास है, गोविंद सागर, ये सभी क्या हैं इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रिजर्वायर्स हैं जिनमें आपको नेमिंग इनकी याद करनी है कि वो इसमें सीड्स के कल्चर के लिए कलेक्शंस के लिए रोल प्ले करते हैं। अब हम किस मेथड से इनको कलेक्ट करेंगे, हमें पता चल गया कि भी यहाँ पर सीड्स प्रोडक्शन हो रहा है, इस फिश का सीड प्रोडक्शन है ज़्यादा है, यहाँ से हमें कलेक्ट करना, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज होते हैं। जनरली क्या होते हैं शूटिंग नेट्स जो है वो कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। शूटिंग नेट्स इस तरीके के होते हैं, फनल शेप नेट होता है, फाइनली वुवन नेटिंग इस तरीके से नीचे की तरफ ये, एंड इज फिक्स्ड विद माउथ ऑफ नेट फेसिंग विद करंट, इस तरीके से ये क्या है यहाँ पर फिक्स किया गया है इसका। It is operated in the shallow margin in the flooded regions. At the tail end of the net, there is a stitched inner ring and the splitting bamboo or takin. इस यहाँ से जो पकड़ने वाला है, this one is and this is attached due to the operation of the receptacles termed as the gamcha. इसको गमछा भी बोला जाता है। एक गमछा is a rectangular open piece of cloth. The seed moving along with the marginal current water in the gamcha and stored in the hapas and containing after removal. इस तरीके के रीजन्स को हम कई बार गमछा भी बोलते हैं। एक गमछा अलग है दिस वन, इसको बोला जाता है, इसी तरीके का है ये भी, तो ये होता है इसका गमछा यहाँ पर। तो ये क्या है इसका अलग से बैम्बो पोल है, माउथ है, और इसको हम क्या बोलते हैं गमछा, कि वाटर यहाँ से निकल जाता है और फिश सीड्स क्या है यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं, इसको भी क्या है गमछा बोला जाता है, और ये इसीलिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे थे, तो ये इसका क्या है, इसको कलेक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फिशिंग क्राफ्ट और फिशिंग गियर्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसका बेंची जार इज यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स इन द बंगाल, इसी तरीके का होता है वो भी, जैसे इसमें दिखाई देता है उसमें अलग, ये बंगाल में ज़्यादा यूज किया जाता है। मिदानपुर नेट इज आल्सो यूज्ड इन द बंगाल स्पेशली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट्स टू कलेक्ट द सीड्स, ये एक अलग तरह का नेट है मिदनापुर जो उसमें कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें पोल साइज डिफरेंट होता है इसलिए ये अलग होता है, क्योंकि सीड्स क्या है बहुत छोटे होते हैं इसके, जिनमें हमने अलग अलग स्टेजेस देखी है ना उसके अंदर, इस तरीके से। शूटिंग नेट इज फिक्स्ड इन द लाइन विद द वाटर करंट डायरेक्शंस, वाटर करंट की डायरेक्शन में उसको फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि वाटर उसके अंदर से आएगा, वाटर निकल जाएगा और सीड्स क्या उसके अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। द बैम्बो पोल इज फिक्स्ड फर्मली एट द सिलेक्टेड साइट एंड नेट इज फिक्स्ड टू द बैम्बो पोल्स। 2 बैम्बो पोल्स आर फिक्स्ड, 2 को फिक्स कर दिया जाता है नियर द माउथ, एंड 2 पोल्स आर फिक्स्ड इन द टेल रिंग्स, तो उस तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं कि पीछे वाला क्या है इसमें एक पाउचेस की तरीके फॉर्मेशन हो जाती है, तो बम्बू आगे लगा दिए जाते हैं, 2 पीछे लगा दिए जाते हैं। ये वाटर आएगा तो उसको बहा के ना ले जाए, वो उसमें सिर्फ वाटर निकले और उसके अंदर से सीड्स क्या उसके अंदर कलेक्ट हो जाए। एंटीरियर एंड ऑफ द गमछा इज देन टायर्ड विद ए राउंड लॉन्ग रिंग्स, उसको फिक्स कर दिया जाता है। गमछा इज फिक्स्ड इन द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द 2 or more बैम्बू पोल्स।
2 बैम्बू पोल्स के साथ उसको फिक्स कर दिया जाता है। एक अलग मेथड है बेंची जार्स को यूज करने का। In order to select the spot of maximum availability of spawn within a specific stretch of river concern, a number of trials net are simultaneously operated at a number of suitable supports. अब हमें इतनी बड़ी रिवर है, जब हम कलेक्शन के लिए जाते हैं हमें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर ही सीड्स मिलते हैं या फिर यहाँ पर ही इसके स्पॉन मिलेंगे। तो उसको स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी के लिए ये कहा ना कि स्पॉट ऑफ मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, कि कहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर ऑफ ट्रायल्स नेट फेंक के देखते हैं। वो नेट्स डालते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ उसके अंदर फिश सीड्स आते हैं, तभी वो उसको बताते हैं कि ये हॉट स्पॉट है, यहाँ पर फिश सीड्स क्या है मिलते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द स्पॉट, जब वहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि सिलेक्शन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ सीड्स कलेक्शंस वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है या फिर है, तो उस स्पॉट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर क्या जाता था, ऑपरेशन इज स्टार्टेड विद द फुली बैटरी ऑफ नेट। बाद में फिर वहाँ से क्या है, नेट्स को डाल के कलेक्शन ऑफ एग्स ऑफ स्पॉनिंग नेट, उनको फ्राई या फिंगरलिंग्स को कलेक्ट किया जाता है। वंस इट इज डन, जब एक बार इसको कर लिया जाता है, कलेक्शन फ्रॉम द टेल पीसेज ऑफ इज क्रॉप्ड, इनको बाद में क्या है चेंज कर दिया जाता है। जैसे क्या है, क्विक सक्सेशन आफ्टर 50 मिनट्स एंड और डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्पॉन, कि उनको निकाला जाता है। फिर उन नेट्स के अंदर जो गमछा और इनके अंदर बेंची जाल के अंदर इकट्ठा किए गई है, उनको निकाल दिया जाता है 10-15 मिनट्स के अंदर, या फिर डिपेंड करता है कि उसमें जितने नंबर ऑफ स्पॉनिंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठा हुए हैं वो कितने हैं। बहुत ज़्यादा होता तो उससे भी जल्दी उनको निकाला जाता है। द कंटेंट्स ऑफ गमछा आर देन स्कूप्ड इमीडिएटली इन एन कंटेनर हाफ फिल्ड विद द रिवर वाटर। उनको फिर दूसरे हाफ फिल्ड रिवर वाटर के अंदर इसको क्या है, एक इक्विपमेंट्स जो होते हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं जिनके अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसके अंदर उनको खाली कर दिया जाता है उस कंटेंट को। द कलेक्शन इज देन पास्ड थ्रू ए मॉस्किटो नेटिंग सीरीज टू शो दैट अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन फ्लोटिंग डेब्रिस कैन बी रिमूव्ड। बाद में उनको वहाँ से क्या है, फिर मॉस्किटो नेटिंग से क्या है छान लिया जाता है, सीविंग कर ली जाती है कि जो उसमें अनवांटेड थिंग्स हैं या फ्लोटिंग डेब्रिस हैं वो क्या वहाँ से रिमूव हो जाए। Spawn are measured and kept in HAPA for conditionings, then transport the fish farms and stocked in the nurseries. बाद में उनको क्या है हापास के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। छोटे छोटे से रीजन्स होते हैं, वाटर कंटेनिंग रीजन्स, उनको हापास बोला जाता है। उनके अंदर स्पॉन को फिक्स कर दिया जाता है, बाद में उनको नर्सरीज तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कलेक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम द रिवर्स, तो कैसे कैसे किया जाता है, ये कुछ रीजन्स हमने बताए, बाकी इसके अंदर देखते हैं। ड्यूरिंग मानसून मंथ, कब करेंगे, अब भाई भी हमें पता होना चाहिए, जून टू अगस्त, क्योंकि जब उसी सीजन में क्या है सबसे ज़्यादा जो फिश हैं वो फर्टिलाइज्ड होती है। व्हेन रिवर आर ओवर फ्लडेड द फिश माइग्रेट टू द एडजॉइनिंग सैलो वाटर लैंड्स। सबमर्ज्ड सैलो एरियाज एक्ट ब्रीडिंग ग्रुप्स ग्राउंड्स फॉर द हापा। जब वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करती हैं सैलो रीजन्स के अंदर, वहाँ पर क्या करती हैं वो ब्रीड करती हैं, इसलिए क्या है उस टाइम पर उनको कलेक्शन किया जाता है। ब्रीडिंग के टाइम पर एग ले करेंगे वो, और फर्टिलाइज्ड एग्स यहाँ है एज ए सीड काम करते हैं। द मेथड्स ऑफ एग कलेक्शन इन चिटागोंग इज वेरी क्वाइट सिंपल एंड जनरली यूज्ड इन इंडिया। क्या किया जाता है जो हमने इससे पहले देखा, एग्स आर कलेक्टेड आफ्टर फॉर 12 to 14 आवर्स, कि हमने वो लोकेशंस फिक्स कर ली जहाँ पर ज़्यादातर वो मिलते हैं। तो एग्स को क्या है 12 से 14 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। एंड मेड द हैच आफ्टर प्रोटेक्टेड कंडीशंस, और उनकी फिर हैचिंग देखी जाती है। हैचिंग को मेजर उनको अंडर जो हमारे कंडीशंस हैं उनके अंदर क्या उनको प्रोटेक्टेड कंडीशंस के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशंस रखा जाता है। उनकी कलेक्शन, उनका जो क्या बोलते हैं स्पॉनिंग होती है, स्पॉनिंग के बाद उनकी हैचिंग्स जो होंगी उन सबको और अंडर ऑब्जर्वेशन करवाया जाता है। फॉर कलेक्शन ऑफ एग्स एट द कलेक्शन स्पॉट, कलेक्शन स्पॉट हमने बताया कि कैसे देखे जाते हैं। 2 लॉन्ग बैम्बू पोल्स आर फिक्स्ड, वही रीजन्स हैं, उसी को ऐसा ही किया जाता है कि कलेक्ट किया जाता है 2 बैम्बू पोल्स के थ्रू। बाद में जो उनका गमछा होता है उसके अंदर उसको कलेक्ट कर दिया जाता है, फिर उनको मॉस्किटो नेट से क्या है मैश आउट कर लिया जाता है, सीव कर लिया जाता है। 10 से 15 मिनट तक उनको क्या है फिर दूसरे वाटर सिस्टम के अंदर रखा जाता है एंड लिफ्टेड अप एंड एग्स आर कलेक्टेड एंड रिमूव टू द होंडाई। उस रीजन्स को, उसके इक्विपमेंट्स को बोलते हैं होंडाई, जिसके अंदर उसको रखा जाता है। इसके अंदर दिखाएंगे आपको दिस वन, इनको बोलते हैं, ये मेटल्स की होती हैं, इनको होंडाई बोलते हैं। हैचिंग पिट्स भी बनाए जाते हैं। हैचिंग पिट्स क्या होते हैं, देयर आर ए सीरीज ऑफ पिट्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जहाँ पर जो फिशेज ब्रीड करती हैं उन ग्राउंड्स के पास ही क्या है छोटे छोटे पिट्स बना लिए जाते हैं। डायमेंशंस उनके
इस तरीके से होते हैं 8 4 इंटू 2। सेवरल पिट्स आर इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अलाउ द वाटर टू फ्लो, एक वाटर करंट को क्या है एक पिट से दूसरे पिट के अंदर फ्लो करवाया जाता है। दिस एक्टिवेट द एग फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, वो क्या है फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको एक्टिवेट करते रहते हैं, वाटर फ्लो करता रहता है वन पिट टू द अनदर पिट। इस तरीके से ये होते हैचिंग पिट्स। आउटर हापास, इनको हापास बोला जाता है। मिडल हापास, मिडल वाले को, अंदर वाले को क्या है इनर हापास, और इसको पूरे को बोला जाता है हैचिंग पिट्स। और एक दूसरे के साथ क्या है ये कनेक्टेड होते हैं। ईच पिट हैव 3 लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स टैंक ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस आर टाइड, अलग अलग होती हैं, आउटर, इन, मिडल एंड इनर। तो ये डायमेंशंस होते हैं। दिस क्लॉथ्स टैंक्स आर नोन एज द हापास, क्लॉथ्स के जो टैंक्स होते हैं उनको हापा बोला जाता है। इनर मोस्ट क्लॉथ क्या होता है 6 इंटू 3 इंटू 1.5 इन साइज। ये 6 मीटर उसकी लेंथ होती है, 3 मीटर उसकी ब्रेथ होती है और 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। इन साइज इट इज मेड अप ऑफ द चीप कोर्स क्लॉथ, बहुत सा चीप सा क्लॉथ होता है। फॉर सपोर्ट टू बैम्बूज पोल्स इट इज फिक्स्ड इन द टैंक्स आर टाइड, उसको टैंक के अंदर जो बैम्बूज होते हैं उनसे टाई अप करने के लिए इसको रखा जाता है। सेकेंड वन 5 इंटू 2.5 एंड 1, हाफ क्या है 1.5 एंड हाफ इसका क्या है कम कर दिया, उससे ज़्यादा फिर क्या है इसको फिर कम कर दिया जाता है। इसका 1/2 हाफ एंड इसका 3/4 1.5 कर दिया। तो ये क्या है इससे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसी तरीके से ना ये बाहर का ये ज़्यादा होगा, मिडल का उससे कम होगा, इनर का उससे कम होगा डायमेंशन। इस तरीके से उसको रखा जाता है। इन सब पार्ट ऑफ इंडिया सीमेंट हैचरीज भी यूज की जाती हैं विद डबल वॉल्ड हापाज आर यूज्ड। तो इस तरीके से क्या है ये हैचिंग पिट्स होते हैं और किसको हम हापा बोलते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लोथिंग पिट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है। हैचिंग ऑफ एग्स कैसे होते हैं उनकी हैचिंग? कलेक्ट कर लिया हमने फर्टिलाइज्ड एग्स। कलेक्शन एग्स आर नॉट ओनली एग्स ऑफ मेजर कार्प्स बट देयर इज ए मिक्सचर ऑफ एग्स ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ फिशेस। ये हमने पहले ही कहा था, क्योंकि हमने रिवर से कलेक्ट किया, हमारे एक ही ऑर्गेनिज्म तो नहीं रहता है। इंसेक्ट्स भी होते हैं, क्रस्टेशियंस भी होते हैं, रोटिफर्स भी होते हैं, तो उनको अलग किया जाता है। बिफोर ट्रांसफरिंग द एग्स टू द हैचिंग पिट्स दे आर सब्जेक्टेड टू सीविंग। हमने कहा था कि मॉस्किटो नेट से उनको पहले क्या है सीव किया जाता है, क्योंकि वो फिक्स होता है कि इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एग्स का या फिर उनके फर्टिलाइज्ड एग्स का मेजरमेंट इतना होता है और उससे कम का या फिर उससे ज्यादा का उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके के क्लॉथ्स के अंदर से उसको सीव कर लिया जाता है। फॉर दिस क्लॉथ हैविंग ए राउंड मैश ऑफ 3 to 3.5 मिलीमीटर इन डायमीटर इज यूज्ड। इससे ज्यादा के क्या है वो नहीं होते हैं। इस मैक्सिमम इतना ही साइज क्या है उनके एग्स का होता है। ड्यूरिंग सीविंग द क्लॉथ इज पार्शियली केप्ट इन वाटर एंड इज मूव्ड अवे अबाउट कॉन्स्टेंटली। और धीरे धीरे उसको क्या है निकाला जाता है। एग्स लेस देन द 3.3 मिलीमीटर पास वो पास कर जाएंगे। दिस सीव इज डिस्कार्डेड, बाकी को निकाल दिया जाएगा। सिंस द एग्स ऑफ मेजर कार्प्स इज लार्जर इन डायमीटर, इससे ज्यादा जो बड़े होते हैं वो क्या होंगे कार्प्स के होंगे, मेजर कार्प्स, कटला, रोहू और मृगल। दे रिमेन इन द सीविंग क्लॉथ्स एंड ट्रांसफर टू द इनर मोस्ट हापास। बाद में उनको क्या है इनर मोस्ट हापा के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये इसका एक तरीका है, अलग अलग कैसे निकालेंगे। नंबर क्या है उनका अलग होगा। इज सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्स अप्रोक्सीमेटली 9 लाख टू द 2 लाख, इतने से क्या है उसको एक हापास के अंदर या फिर हैचिंग पिट्स के अंदर रखा जाता है। नियर अबाउट क्या होता है 2.5% टू द 25% सक्सेसफुली हैचिंग हो जाती है, बाकी सभी क्या है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द वाटर फ्लोइंग्स बिकॉज टू इंटरकनेक्टेड बिटवीन द हैचिंग पिट्स एक्टिवेट द एग्स टू हैच। ये हमने पहले कहा था कि क्यों होते हैं इंटरकनेक्टेड, क्योंकि वो उसको एक्टिवेट करते रहते हैं एग्स को नेक्स्ट उसकी जो स्टेज होती है उसके अंदर जाने के लिए। टाइम टेकन फॉर द हैचिंग रेंज फॉर द 2 to 15 आवर्स। हमने ब्रीडिंग उसके फर्टिलाइजेशन के 12 से 15 घंटे के अंदर उसको कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद उसकी हैचिंग के लिए क्या है 2 से 12 घंटे और लगते हैं। जब उसकी हैचिंग हो जाती है, आफ्टर हैचिंग द हैचिंग बिंग्स सिलेंडर एंड स्मॉल पासिस थ्रू द मैश ऑफ इनर हापा टू द आउटर क्लॉथ स्टैंक्स। उसको इनर से क्या फिर आउटर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। Whereas the eggs membranes along with the waste do not pass through the masses to the inner hapa and are thrown out when the inner hapa is lifted up। बाद में क्या है सिर्फ और सिर्फ उसके क्या है एग की स्टेजेस जाती हैं आगे की तरफ। कि पहले क्या था हमने उसका देखा था प्राइस, पहले क्या था जो हमारा सबसे पहले यॉक सैक के साथ था
स्पॉनिंग करी जाती है और हैचिंग होती है, हैचलिंग्स जिसको बोला था, फिर फ्राई है, फिंगरलिंग्स है, वो स्टेजेस उसको क्रॉस करके नेक्स्ट जो हैचिंग पिट्स होता है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ये हमने कलेक्शंस के लिए बताए थे आपको, कलेक्शन ऑफ द फ्राई फ्रॉम द रिवर्स, रिवर्स के अंदर से हम हैचिंग पिट्स के अंदर से क्या है इस तरीके से इसको डुबो के रखते हैं और गमछा के अंदर वो कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बेंची जाल भी बोलते हैं। बंगाल के अंदर या फिर नेबर एरियाज के अंदर इसको क्या है बेंची जाल कहा जाता है। इस तरीके की शेप होती है इसकी और ये यहाँ पर इसको गमछा बोला जाता है। कलेक्शन जनरली क्या है नियर डाउन स्ट्रीम की, जहाँ से पानी नीचे की तरफ बहता है उसकी तरफ इसको रखा जाता है। ये देखिए इसके 2 बैम्बू पोल्स आगे होते हैं, 2 बैम्बू पोल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं जो उसको फिक्स करके रखते हैं। और टेल पीसेस इज लोकेटेड कॉल्ड द गमछा। ये क्या होता है गमछा। बैम्बू पोल्स आर जनरली यूज्ड टू गिव द सपोर्ट। बैम्बू पोल्स किसके लिए यूज किए जाते हैं सपोर्ट के लिए। गमछा इज रिमूव पीरियोडिकली, इसको यहाँ से निकाला जाएगा धीरे एक बार जब यहाँ से कलेक्शन हो जाएगा, फिर दोबारा इसको यहाँ पर फिक्स किया जाएगा ट्रांसफर करके, तो वो अलग अलग तरीके से होता है। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें कितने टाइम में इकट्ठा हो जाते हैं। गमछा इज पीरियोडिकल रिमूव पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द कलेक्टेड फ्राइज इनटू द अदर वेयर्स कंटेनर कॉल्ड द हैंड आइस। हमने बताया था हैंड आइस क्या होती हैं, वो जो कि और ये कंटेनर्स होते हैं इस तरीके के, इनके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्ट फ्राई का उस नर्सरी पॉन्ड्स तक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जाता है। लोकल ट्रांसपोर्ट क्या है, जो हांडाइज होती हैं उनसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उनके अंदर उसको क्या कहा जाता है टू कीप द वाटर इनसाइड द हांडाइज, कुछ वाटर रखा जाता है, उस रिवर का वाटर रखा जाता है उसके अंदर, और उनको क्या है डेड लीव्स के साथ कर उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, उसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं क्योंकि उसको उस रीजन्स तक क्या है जो न्यूट्रिशंस है वो मिलता है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सीडलिंग्स टू फार अवे फ्रॉम द डिस्टेंस, अगर उसको रखा जाता है तो वो लायबल नहीं होते हैं, फिर उनको फिक्स कर दिया जाता है पॉलिथीन बैग्स के अंदर। तो लॉन्ग जर्नी के लिए क्या जाता है, ड्यूरिंग जर्नी द माउथ इज केप्ट क्लोज टू द परफोरेटेड लिड्स, उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है उनको। पॉलिथीन के बैग्स होते हैं, हाफ वाटर फिल होते हैं, हाफ कूलिंग, हाफ के अंदर एयर फिक्स की जाती है कि उसके अंदर वहाँ से उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। टू कीप वाटर इनसाइड द कंटेनर कूल ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नी, द कंटेनर इज कीप्ड इन द वुडन बॉक्स, उनको फिर वुडन बॉक्स के अंदर रखा जाता है कि वो कूलिंग इफेक्ट शो करें, उनको टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना हो। टू मेंटेन द नॉर्मल ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर इनसाइड द कंटेनर डिफरेंट डिवाइस आर यूज्ड, अलग अलग डिवाइसेस यूज की जाती हैं, जैसे स्मॉल सेमी एरिएटर पंप उसके अंदर लगाए जाते हैं कि वो वहाँ पर ऑक्सीजन उसको देता रहे, उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ है ना, तो इसलिए क्या है उसको रखा जाता है। नियर अबाउट टेम्परेचर 20 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। राइजिंग अगर हो जाता है तो इंक्रीज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन, उसके अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी बैक्टीरिया की, और उसकी वजह से क्या होगा ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी रेस्पिरेशन के थ्रू, तो भी क्या है पीएच फॉल करेगा, पीएच कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या कर जाएगी वो एज ए टॉक्सिन्स का काम करेगी और उससे डेथ हो जाएगी। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इन सबको यूज किया जाता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है। लॉन्ग वे जर्नी के लिए क्या है वुडन के बॉक्स होते हैं, इनके अंदर पॉलिथीन के बैग्स बना के और उनके अंदर ऑक्सीजन और वाटर फिक्स करके तब उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं सीड के कलेक्शंस को, क्या आप सीड कलेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। फ्लड शो द पॉजिटिव कोरिलेशन विद द स्पॉन। क्या हमने क्या कहा था कि जब रेनी सीजन होता है, जब फ्लड आती है तो वो क्या करती हैं, जो काप्स होती हैं वो ब्रीडिंग के लिए चली जाती हैं। ये है क्या एक पॉजिटिव कोरिलेशन। दे मे बी 3 or more फ्लड इन द सीजन। द पैटर्न ऑफ फ्लड इज दैट वाटर फर्स्ट राइज, पहले राइज करेगा फिर नीचे आएगा, आफ्टर फ्यू डेज अगेन सेकेंड फ्लड इज कॉस्ट, उसके बाद फिर होगा। तो उसमें क्या जाएंगे जो काप्स हैं वो ब्रीडिंग के लिए चली जाएगी, ब्रीड ड्यूरिंग द फ्लड इन द रिवर। इन द फर्स्ट फ्लड ऑफ द सीजन स्पॉन इज अनडिजायरेबल स्पीसीज इज अवेलेबल। पहले बड़े में क्या सबसे हमें ज़्यादातर क्या है सभी स्पॉनिंग होती है तो अनडिजायरेबल स्पीसीज की अवेलेबल हो सकती है। मेजर काप सीड इज अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट फ्लड। दूसरा जो फ्लड सीजन आएगा उसके अंदर क्या हमें उस मेजर काप्स के ज़्यादातर जो सीड्स हैं वो कैच करने को मिलेंगे। इन बिटवीन द फ्लड्स द कैचेज ऑफ मेजर काप्स सीड्स आर लेस। तो बीच में क्या हमें ये कम मिलता है, तो इसलिए फ्लड क्या है इसको अफेक्ट करती है कि जब फ्लड सीजन 1 by 1 आते रहेंगे तो मेजर काप्स का नंबर क्या है, सीड्स का वो कलेक्शन ज़्यादा होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉन आर लिंक्ड विद द फ्लड, तो हमने कहा है वो उसके साथ मिक्सिंग होती है, तो स्पॉन इज अवेलेबल ड्यूरिंग
डे एंड नाइट दो जगह होती है। मोर सीड इज फाउंड इन द नाइट कैचेज, ज़्यादातर रात के टाइम पर क्या है, यदि कलेक्शंस अच्छी होती है तो ये इसको अफेक्ट करता है, डे और नाइट का अफेक्ट भी होता है। वाटर करंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पॉन वेयर द वाटर करंट इज माइल्ड, अगर वाटर करंट नॉर्मली है तो उसको अफेक्ट नहीं करता। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द शीन ऑन स्पॉन अप टू 0.5 किलोमीटर पर हेक्टेयर वाटर वेलोसिटी, तब तक भी नहीं करता। अगर ज़्यादा होती है तब उसके बाद डिपेंड करता है वो वाटर करंट। स्लो एंड जेंटल करंट वेलोसिटी वैरिंग फ्रॉम द 0.5 to 3 किलोमीटर पर हेक्टेयर इज द बेस्ट टू कलेक्ट द स्पॉन, कलेक्शंस करने के लिए से ज़्यादा अगर होती है तो वो उसको अफेक्ट करती है। डीप पार्ट इन द ऑफ द रिवर द स्पॉन इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू द नॉन जनरेशंस ऑफ द फ्लड, तो उसकी वजह से क्या ये इफेक्ट नहीं करती, स्पॉनिंग अवेलेबिलिटी नहीं होती है डीप सीजन के अंदर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टर्बिडिटी कैसी है वाटर की, वो पीएच कैसा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसी हैं, वो सब क्या है इसको इफेक्ट करती हैं। स्पॉनिंग एसोसिएट करता है कि मानसून सीजन कैसा चल रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, पीएच कैसा है, वो सबसे इफेक्ट करता है। तो ये सभी क्या है, हमने फिश सीड्स के बारे में पढ़ा, कहाँ से उसको कलेक्शंस किए जाएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता है।